हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। पहला टॉपिक है ये क्या, रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल की सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए कई संरचनाओं जिनमें से एक भी उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, इनमें से एक काल्पनिक संरचना अनुनादी संकर बनाते हैं, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुणों को ये एक ही फार्मूला व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए इसको और क्या करते हैं, कैनोनिकल फार्मूला में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, इधर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उधर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, इधर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया है। यहाँ पे लोन पेयर जो होता है ना ऑक्सीजन में, वो क्या करता है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना लेता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये एरो का डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, जो लोन पेयर है वो क्या कर लेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना ले रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, अब ये सही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, पोलराइजेशन आ गया। अब इन तीनों फार्मूला को मिला के एक रेजोनेंस फार्मूला बनाते हैं जो इसके सभी गुणों को व्याख्या करता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। देखो, हमने कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर शिफ्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था उसको बॉन्ड बनाया, इधर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था उसको ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे अंतर केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने डिफरेंट किया। ठीक है, स्ट्रक्चर की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होनी चाहिए, मतलब इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, लगभग समान होगी। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, अब इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला डाइपोल मोमेंट आता ही है, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज बनता है। बॉन्ड लेंथ, जैसे बेंजीन का बात करें तो बेंजीन में क्या होगा, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे कार्बन की दूरी क्या होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.54, लेकिन होती कितनी है, 1.39, और वो भी सभी कार्बन के बीच की दूरी होती है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड एक जगह लोकलाइज ना होकर क्या हो रहा है, सभी जगह डीलोकलाइज है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, रेजोनेंस एनर्जी। जैसे नॉर्मल जो CO2 होता है, नॉर्मल जो CO2 बनता है उसमें 380 किलो जूल कैलोरी जो है निकलती है, लेकिन अगर फार्मूला के द्वारा हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या था, 350 के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ी दिख नहीं रहा था। नॉर्मल जो CO2 बनता है उसमें कितनी एनर्जी निकलती है, 380 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है, जबकि फार्मूला द्वारा कैलकुलेटेड एनर्जी कितनी है, 350। अब दोनों को घटाएंगे तो 30 एनर्जी एक्स्ट्रा कहाँ से निकल रहा है, तो ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसका फार्मूला केवल C डबल बॉन्ड O नहीं था, मतलब उसमें क्या था, कैनोनिकल फार्मूला भी ऐड था, और उसी को हम रेजोनेंस फार्मूला कहते हैं। रेजोनेंस फार्मूला की वजह से स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 किलो जूल एक्स्ट्रा जो है एनर्जी निकल रहा है। स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, या फिर कह सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन में देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यहाँ पे हम 2 एसिड लिए हैं, एक तो एल्कोहल ले लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल जब प्रोटॉन देगा, एसिड देना मतलब प्रोटॉन डोनेट करना। ठीक है, H+ आयन क्या करना, डोनेट करना। तो यहाँ पे हम H+ आयन निकालें, H+ आयन निकालने के बाद में ROH में कोई रेजोनेंस फार्मूला नहीं बन रहा है, मतलब ये H+ आयन नहीं देगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ आयन डोनेट करने के बाद में कार्बोक्सिलेट आयन में यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या हो रहा है, माइनस चार्ज माइग्रेट कर रहा है, मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ये प्रोटॉन देने के बाद भी क्या कर रहा है, अपने आप को रेजोनेंस संरचना बना के अपने आप को स्थायी कर ले रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा एसिड होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात करें, बेस क्या होता है, अमोनिया एक बेस है। यहाँ लोन पेयर में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, एमीन बनाता है, एमाइड बनाता है, NH4 बनाता है। ठीक है, NH4 प्लस चार्ज बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे रेजोनेंस इसका देखें तो इसमें कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता, मतलब ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम एरोमेटिक सिस्टम से जुड़े हुए एमाइड का बात करें तो यहाँ पे क्या करता है, सॉरी कमजोर नहीं होगा ये। एमाइड क्या करता है, यहाँ पे जब प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन यहाँ अटैक करने वाला होता ही है, तो ये लोन पेयर में इस प्रोटॉन को न लेके क्या कर लेता है, इधर डीलोकलाइज कर देता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। इसको नेगेटिव चार्ज के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, अगर प्रोटॉन यहाँ जुड़ना चाहेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में ही घूमता रहता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे प्रोटॉन जो है अटैक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको प्रोटॉन ले रहा है, लेकिन यहाँ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले नहीं पा रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एरोमेटिक एमीन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होने के कारण ये खुद ही स्टेबलाइज होता है, इसको प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप में देखते हैं अगर रेजोनेंस, तो नाइट्रो ग्रुप में भी अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब ये भी क्या करेगा, एक प्रोटॉन देने के बाद में क्या बना देगा, मान के चलो ये H था, प्रोटॉन निकाल दिया तो क्या बना, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। बेंजीन का संरचना अगर हम देखें तो बेंजीन का संरचना ये कैकुले द्वारा 2 संरचना दिया हुआ है, जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला संरचना है। और ये वाला संरचना क्या है, डेवार का है, जिसमें सामने सामने कार्बन एटम में एक बॉन्ड, और ये प्रिज्म संरचना कहते हैं इसको, प्रिज्म के जैसा, ठीक है। तो इन सभी फार्मूला को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो केवल 2 कार्बन के बीच में लोकेलाइज न रखे, क्या है यहाँ पे सभी 6 के 6 कार्बन में डीलोकेलाइज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलिल कार्बोनियम आयन। एलिल कार्बोनियम आयन में क्या होता है, ये क्या है, एलिल कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन में ये जो केटायन है कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या करते हैं, एक रेजोनेंस संरचना से दिखाते हैं कुछ इस तरह का, कि ये जो धनायन है वो 1 2 3 तीनों कार्बन में समान रूप से डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइज पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस के जैसा ही है लेकिन नो बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के मेन चेन में किसी सिंगल बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन हो जाना, यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसका जो ऑर्बिटल है या इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होगा संयोजकता बंध वाला इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर लेता है, इस कार्बन के पाई ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लेता है, कॉन्जुगेशन कर लेता है, पाई ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन कर लेता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। प्रोटॉन यहाँ पे बना हुआ दिखाया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहाँ 1 2 3 4 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर हम इधर बॉन्ड बनाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन होना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस थर्ड डायग्राम में क्या दिखाया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे डबल डेंसिटी है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होता है, जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये प्रोटॉन क्या है, अटैच होता है कुछ इस तरह से। इसका रेजोनेंस फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई कार्बन के बीच में, इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में बंध खत्म हो जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है, बंध खत्म हो जा रहा है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक। अब देखते हैं इसका कई फार्मूला या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है। एक बार इस हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा, तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर इस हाइड्रोजन को लेते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड खत्म हो जाएगा, अगर इस हाइड्रोजन को लेते हैं तो यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, 4 जो है संरचना बन सकता है, ठीक है, प्रोपीन का 4 संरचना बन सकता है।
अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन में होगा उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे CH2 CH CH, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब इसके 2 संरचना बन सकते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके 3 संरचना बन सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, है ना, हमने क्या देखा था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन वाले सिस्टम का देखा था कि 3 संरचना बन रहा था। तो सेम टू सेम ये क्या है, प्रोपीन है, और इसका 3 हाइड्रोजन एटम 3 बार क्या देगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। अब यहाँ पे अगर हम CH3 से सारे के सारे हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, कोई रेजोनेंस संरचना बनेगा ही नहीं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इससे ज़्यादा ये वाला, इससे ज़्यादा ये वाला, इससे ज़्यादा ये वाला, जितना ज़्यादा रेजोनेंस संरचना बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एप्लीकेशन क्या क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे कि अगर हम एथीन में अगर हम क्या डालते हैं, H2 ऐड कराते हैं, तो एनर्जी कितनी निकलती है, 32.8 किलो कैलोरी, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, बाकी हाइड्रोजन था। यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम H2 ऐड कराते हैं तो इसमें जो एनर्जी निकलती है वो क्या है, 30.1। प्रोसेस वही हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, वही आ रहा है ना, वही कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इसमें एनर्जी कम क्यों निकल रही है, कितनी कम निकल रही है, 2.7 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल था ये रेजोनेंस स्टेबल था, ठीक है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल था। ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए लेकिन कम निकल रही है, मतलब इतना एनर्जी कहाँ गया, इतना एनर्जी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तोड़ने में लग गया, ठीक है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तोड़ने में क्या हो गया, ये एनर्जी यूज हो गया, इसलिए जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी वो ना निकल के क्या निकल रही है, कम निकल रही है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बेंजीन का बॉन्ड लेंथ तो आपने पढ़ा ही है ना। ये प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.49, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.32 होता है, जबकि होना कितना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, यहाँ पे 49 है, ठीक है। डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए, 34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 32 है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट जहाँ भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा डाइपोल मोमेंट आएगा। अच्छा, 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है यहाँ पे, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो 2 पॉइंट के बीच में लोकलाइज्ड हो, मतलब इधर उधर शिफ्ट नहीं होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड, लोकल है ना, एक जगह फिक्स है, ऐसा इलेक्ट्रॉन सिस्टम या इलेक्ट्रॉन पेयर जो केवल 2 एटम के बीच में मौजूद हो, इधर उधर शिफ्ट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या कहलाता है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड केवल 2 कार्बन के बीच में लोकलाइज न रहकर क्या हो जाते हैं, चारों के चारों कार्बन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो जाता है, और डी लोकलाइजेशन जो होता है वही क्या कहलाता है, डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। ये 1,3-ब्यूटाडाइन का जो बॉन्ड होगा क्या होगा, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होगा। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हम फिर से लेके आएंगे, जो भी होगा है ना, देखेंगे। थैंक यू।